हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की क्लास जो है पेपर नंबर 1 से रिलेटेड रहेगी। जैसा कि आपको पता है पहले भी हमने पेपर नंबर 1 की बहुत सारी क्लासेस आपके साथ शेयर की हैं। तो आज की क्लास भी पेपर नंबर 1 से रिलेटेड रहेगी। यूजीसी नेट का अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से पेपर देने वाले हो तो आपके लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि पेपर नंबर 1 जो है सभी सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहता है, यानी कि ये जनरल पेपर है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से ये एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए पेपर नंबर 1 जो है वो जनरल पेपर ही रहता है। आपके लिए ये कंपल्सरी पेपर रहता है जिसमें आपसे 50 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में भी हम 50 इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज ही रीड करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने केवल मैथमेटिकल और रीजनिंग या डीआई वाली यूनिट को छोड़ के सभी यूनिट्स को इसमें कवर किया हुआ है। तो आप ध्यान लगा के एंड तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके साथ भी आप क्लास को शेयर ज़रूर कर सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको क्लासेस कैसी लगती हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई सजेशन है, आप मुझे तब भी कमेंट कर सकते हो। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा हमारी फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसे कहते हैं शिक्षण अभिक्षमता। शिक्षण अभिक्षमता में आज की क्लास जो रहेगी वो वन लाइनर पीवाईक्यू से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम एक एक टॉपिक को उठा के क्लियर करेंगे कि वो टॉपिक होता क्या है। इसके नेक्स्ट जो आपके लिए मैं क्लास लेकर आऊँगी वो एमसीक्यू से रिलेटेड रहेगी, ठीक है? तो आपने इस क्लास को ध्यान से पढ़ना है, और जैसा कि मैं हर क्लास में कहती हूँ कि एक कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, ताकि जो भी हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ें आप उनको नोट्स कर पाओ, ठीक है? नोट कर पाओ अपने पास, और आपके लिए जो लास्ट टाइम रिवीजन रहता है उसके लिए आपके पास एक मटेरियल तैयार हो सके। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एंड्रागोजी। एंड्रागोजी क्या होती है? ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि एंड्रागोजी आखिर होती क्या है। एंड्रागोजी जो है ये वयस्कों के सीखने और उन्हें सिखाने की कला तथा विज्ञान है, ठीक है? यानी कि जो वयस्क वयस्क कौन होते हैं? जो 18 ईयर्स के या 18 के आगे वाले, जो मतलब जितने भी किशोर रहते हैं उनको वयस्क कहते हैं, 18 या 18 से ज़्यादा वाले, ठीक है? तो ये वयस्कों को सिखाने और सीखने और उनको सिखाने वाली कला तथा विज्ञान है, जहाँ शिक्षार्थी पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वनिर्देशित होता है, ठीक है? पूरी तरह से वो सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? आत्मनिर्भर रहता है और स्वनिर्देशित, यानी कि उसको कोई भी बताने वाला या निर्देश करने वाला कोई भी नहीं होता है, वो स्वयं को निर्देशित करता है, ठीक है? तो उसको कहते हैं एंड्रोगॉजी, ठीक है? ये आपने याद रखना है। ये वयस्कों के सीखने और सिखाने की कला है, जहाँ पे शिक्षार्थी यानी कि लर्नर जो रहता है वो मतलब सेल्फ डिपेंडेंट रहता है, ठीक है? आत्मनिर्भर रहता है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है पेडागॉजी। पेडागॉजी क्या होती है? जैसा कि हम बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि 15 नंबर्स पेडागॉजी के होंगे या 18 नंबर पेडागॉजी के होंगे। तो आखिर पेडागॉजी या पेडागॉगी जिसको हम कहते हैं वो होती क्या है? ये बच्चों को पढ़ाने की पारंपरिक कला तथा विज्ञान है, ठीक है? एक ट्रेडिशनल वे है बच्चों को पढ़ाने का, जिसमें शिक्षण प्रक्रिया पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित और नियंत्रित होती है, ठीक है? जो ये जो पेडागॉजी है, इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, ठीक है? इसमें टीचिंग प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से यानी कि शिक्षक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड होती है, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पेडागॉजी में जो एक टीचिंग प्रोसेस है वो एक टीचर के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि टीचर सेंटर्ड होती है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ब्लूम का संज्ञानात्मक सिद्धांत आपने पढ़ ही लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेंजामिन ब्लूम इसका इनका पूरा नाम था। तो बेंजामिन ब्लूम जो थे, इन्होंने इनके द्वारा वर्गीकृत इस क्षेत्र में सरल ज्ञान से लेकर जटिल मूल्यांकन तक के 6 बौद्धिक स्तर शामिल हैं, ठीक है? तो ज्ञान से शुरू ले होकर मूल्यांकन पर ये 6 बौद्धिक स्तर जो हैं वो समाप्त होते हैं। आई होप आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो पढ़ ही ली होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है जी सेट 15 उपग्रह क्या है? तो जी सेट 15 उपग्रह क्या है? स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के उच्च गुणवत्ता वाले डीटीएच चैनलों
के प्रसारण के लिए इसी भारतीय संचार उपग्रह का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे कि हमने पिछली क्लास अगर आपने देखी होगी तो हमने वहाँ पे पढ़ा था कि स्वयंप्रभा के पास कितने चैनल हैं जो 24/7 जो है वो ऑन रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, वो है 40 चैनल, ठीक है? 40 चैनल हैं स्वयंप्रभा के पास। तो जो ये जीसैट 15 उपग्रह है यानी कि एक सैटेलाइट है, इससे ही जो है वो इन स्वयंप्रभा के चैनलों का जो प्रसारण है वो किया जाता है, ठीक है? आपने सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये स्वयंप्रभा से रिलेटेड है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? हमने बहुत बार आपने सुना होगा कि ये फ्लिप्ड क्लासरूम है। फ्लिप्ड क्लासरूम आखिर होता क्या है? फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है कि शिक्षण की वह आधुनिक पद्धति जिसमें छात्र घर या वीडियो या अध्ययन सामग्री के माध्यम से पहले पढ़ते हैं और फिर कक्षा में आकर केवल अभ्यास तथा चर्चा करते हैं, ठीक है? उसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है? तो ये एक मॉडर्न वे है बच्चों के पढ़ने का, ठीक है? बच्चे जो हैं उस कोई भी बच्चों को टॉपिक दे दिया जाएगा घर के लिए टीचर के द्वारा और बच्चे जो हैं उस टॉपिक के ऊपर प्रिपेयर होके पहले से आएँगे और उसके बाद वो जब मतलब क्लास में आएँगे तो उनको सिर्फ़ उस चीज़ के ऊपर, उस टॉपिक के ऊपर केवल अभ्यास या चर्चा ही करनी होती है, ठीक है? कम्युनिकेशन करके ही बच्चे जो हैं वो उस क्लास में पढ़ेंगे, उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, ठीक है? तो सभी बच्चे अपने-अपने व्यू शेयर करेंगे, ठीक है? उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारा सीसीई सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये क्या होता है? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि हर समय चलने वाला मूल्यांकन है ये। तो इसके तहत जो है छात्रों के शैक्षणिक और शैक्षणिक जो है को स्कॉलर लिस्ट जो है दोनों पहलुओं को पूरे वर्ष नियंत्रण मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है? तो इसमें जो शैक्षणिक हैं और शैक्षणिक यानी कि करिकुलर और को-करिकुलर जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चे की दोनों देखी जाती हैं। नियंत्रण पूरे वर्ष तक उसका मूल्यांकन जो है वो किया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, ठीक है? इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, ठीक है? ये क्या होता है जब कोई छात्र अपनी सफलता या विफलता के लिए बाहरी भाग्य या परिस्थिति के बजाय अपनी खुद की मेहनत और प्रयासों की ज़िम्मेदारी को मानता है, ठीक है? तो बच्चा जो है वो अपनी सफलता और विफलता के लिए किसी बाहरी परिस्थिति या फिर भाग्य के बजाय अपनी खुद की मेहनत और प्रयासों को ही ज़िम्मेदार जो है वो मानता है। बच्चा ये मानता है अगर वो सफल होता है तब भी वो अपनी मेहनत को एनकरेज करता है कि हाँ, मैंने मेहनत की थी और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, प्रयास किए थे और अगर वो विफल होता है यानी कि फेल होता है तब भी वो यही मानता है कि मैंने बहुत कम मेहनत की थी, मेरी मेहनत में कमी रह गई थी, ठीक है? उसके और मेरा प्रयास भी कम था, उसके लिए वो खुद को ही ज़िम्मेदार जो है वो मानता है, उसको कहते हैं नियंत्रण का आंतरिक केंद्र, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन लाने के लिए। तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड यूनिट के क्वेश्चन। सेकंड यूनिट जो है वो शोध अभिक्षमता है यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है? रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हम देखते हैं इस यूनिट में। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है मौलिक अनुसंधान यानी कि फंडामेंटल रिसर्च। इसका मुख्य उद्देश्य एक नए सिद्धांतों का निर्माण करना और ज्ञान में मौजूद भंडार का विस्तार करना है होता है ना कि व्यवहारिक समस्या का तुरंत हल करना, ठीक है? नेक्स्ट आता है कार्योत्तर अनुसंधान यानी कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च जो है वो क्या होती है? ये शोध किसी घटना के घटित हो जाने के बाद उसके संभावित कारणों और प्रभावों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यहाँ स्वतंत्र चर जो है उसमें हेर-फेर नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक अनुसंधान में प्राथमिक स्रोत, ठीक है? तो ये क्या होता है? ये जो है वो अतीत की घटनाओं के प्रत्यक्ष गवाहों के दस्तावेजों, डायरियों, मूल पांडुलिपियों और पुरातात्विक साक्ष्य जिन्हें प्रथम श्रेणी में विश्वसनीय डेटा माना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण, ठीक है? अ, जो रैंडम सैंपलिंग है, स्टैटिस्टिक रैंडम सैंपलिंग जो है, ये जब विषम जनसंख्या को पहले समान उप समूहों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक समूह के यादृच्छिक रूप से नमूने चुने जाते हैं। नेक्स्ट आता है आंतरिक वैधता, ठीक है? इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? ये शोध में यह सुनिश्चित करने की सीमा कि स्वतंत्र चर में किया गया बदलाव या वास्तव में स्वतंत्र चर में दिखने वाले प्रभाव के कारण है, ना कि कोई अन्य बाहरी कारक, ठीक है?
नेक्स्ट है उरकुंड या ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल। ये है भारतीय विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में ऐतिहासिक चोरी, ठीक है, प्लेगरिज्म है, जिसकी जांच करने के लिए स्वीकृत और उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट आता है उरकुंड, आपने याद रखना है, उरकुंड जो है वो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है शिकागो और एमएलए स्टाइल, ठीक है। ये क्या है, ये इतिहास और मानविकी के क्षेत्रों में शोध पत्र लिखते समय संदर्भ यानी कि रेफरेंसिंग देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले दो मानक प्रारूप हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारी यूनिट है बोधगम्यता यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है SQ3R, ठीक है, SQ3R टेक्निक। ये क्या होती है, ये होती है पठन कौशल को बेहतर बनाने और एक व्यवस्थित रणनीति जिसका अर्थ है सर्वे, प्रश्न और पठन, स्मरण और समीक्षा, यानी कि सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिसाइट और रिव्यू, ठीक है। इस ये SQR3R का मतलब है, ठीक है। तो ये आपने जरूर याद रखना है, ठीक है। एस से सर्वे और क्यू से क्वेश्चन, आर रीड, रिसाइट और रिव्यू, ठीक है, ट्रिपल आर, ठीक है, ये आपने याद रखना है, SQ3R टेक्निक है ये। नेक्स्ट आती है हमारी आलोचनात्मक पठन यानी कि क्रिटिकल रीडिंग। क्या होती है, क्रिटिकल रीडिंग जो है गद्यांश में केवल लिखी हुई बात को स्वीकार करने के बजाय लेखक के छिपे हुए पूर्वाग्रहों, तर्कों की वैधता और दावों की सत्यता का विश्लेषण करते हुए पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट आता है द्रुत पठन यानी कि स्पीड रीडिंग, ठीक है। स्पीड रीडिंग क्या होती है, इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि अपनी समझ और अर्थ ग्रहण करने की क्षमता से समझौता किए बिना बहुत ही तेज गति से पाठ्य सामग्री को पढ़ने की कला। नेक्स्ट आता है गद्यांश का लहजा यानी कि टोन ऑफ द पैसेज। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि लेखक द्वारा जो विषय वस्तु के प्रति व्यक्त किया गया दृष्टिकोण या भावना जो व्यंग्यात्मक, तटस्थ, आलोचनात्मक, वर्णात्मक और उपदेशात्मक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्निहित अर्थ या ये जो होता है गद्यांश में सीधे तौर पर शब्दों में ना कही गई बल्कि पंक्तियों के बीच में छिपी हुई तार्किक बात जिसे पाठक को स्वयं समझना होता है। जैसे कि कविता से ही आप उदाहरण ले लो, कविता में जो एक कवि है वो सीधे और स्पष्ट अर्थ को नहीं बताता है, उसको हमें खुद उसके कोर में जाकर समझना होता है कि ये कवि जो है वो क्या कहने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूनिट देखते हैं, संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन है हमारी नेक्स्ट यूनिट। तो कम्युनिकेशन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है अंगूर लता संचार यानी कि ग्रेप बाइन कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, तो ये होती है संगठन के भीतर होने वाला एक अनौपचारिक, अनियोजित और अनियंत्रित संचार नेटवर्क जो अफवाहों और सूचनाओं को बहुत तेजी से फैलाता है। नेक्स्ट आता है द्वारपाल अवधारणा यानी कि गेट कीपिंग जो है वो संचार यानी कि मास कम्युनिकेशन जो है उसमें संपादक और या मीडिया गेट कीपर द्वारा यह तय करने की प्रक्रिया कि कौन सी जानकारी जनता तक पहुंचेगी और कौन सी रोक दी जाएगी, ठीक है, तो ये गेट कीपिंग का काम होता है। नेक्स्ट आता है क्रोनेमिक्स, ठीक है। क्रोनेमिक्स जो है अशाब्दिक संचार के अंतर्गत संचार की प्रक्रिया में समय के उपयोग, उसकी पाबंदी और उसके प्रभाव के अध्ययन को क्रोनेमिक्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट आता है ऑकुलेसिस। ऑकुलेसिस जो है अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आंख से संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट और आंखों की गतिविधियों के माध्यम से होने वाला संदेश संचरण का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, ऑकुलेसिस, ठीक है। लेन देन मॉडल यानी कि ट्रांजैक्शनल मॉडल जो है वो क्या होता है, संचार की वह द्विगामी मॉडल जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों एक ही समय पर निरंतर संदेश भेजते और प्राप्त करते रहते हैं, जैसे आमने सामने की बातचीत, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा चयनात्मक धारणा यानी कि सिलेक्टिव पर्सपेक्शन जो है उसको क्या कहते हैं। ये जो है ये संचार की वह मनोवैज्ञानिक बाधा जिसमें प्राप्तकर्ता केवल उन्हीं संदेशों को सुनता या स्वीकारता है जो उसके पहले से बने हुए विचारों के अनुकूल
होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है समूह संचार यानी कि ग्रुप कम्युनिकेशन। किसी विशिष्ट साझा उद्देश्यों या समस्या के समाधान के लिए या 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच में होने वाला औपचारिक या अनौपचारिक विचार विमर्श जो है वो समूह संचार जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट आता है युक्ति संगत तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग से जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं वो ये हैं। तो ये आपको थोड़ी सी टफ लगेगी यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है सत्य प्रतिपक्ष हेतुवाद, ठीक है। तो ये तर्क दोष तब होता है जब एक हेतु को सिद्ध करने के लिए उसके विपरीत प्रभाव वाला दूसरा समान प्रभाव को मजबूत करने हेतु होता है। उपमान प्रमाण ये सादृश्यता और या सादृश्यता या समानता के आधार पर दो वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करके प्राप्त होने वाला, जैसे गाय के समान नील गाय का ज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वविकल्प प्रत्यक्ष यानी कि वह प्रत्यक्ष ज्ञान जिसमें वस्तु के नाम, अति, जाति, गुण और विशिष्ट विशेषताओं का पूर्ण स्पष्ट भान होता है। नेक्स्ट आता है निर्विकल्प प्रत्यक्ष यानी कि वस्तु के साथ पहली बार इंद्रिय संपर्क होने पर मिलने वाला प्रारंभिक और अस्पष्ट ज्ञान जिसमें नाम और विशेषताओं का भेद नहीं होता है। नेक्स्ट आता है अनेकार्थकता तर्क दोष, ठीक है, इसको देखते हैं। ये जो अनेकार्थकता तर्क दोष है, इसका अर्थ होता है ये अनौपचारिक तर्क दोष तब होता है जब एक ही तर्क में किसी एक शब्द या वाक्य के उपयोग के दो अलग अलग अर्थों में किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रॉमैन तर्क दोष। ये जो है ये कोई व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी के वास्तविक तर्क का जवाब देने के बजाय उसके एक कमजोर या विकृत रूप से बनाकर उस पर हमला करता है। नेक्स्ट आता है उपाश्रयन संबंध, ठीक है। ये विरोधों के शास्त्रीय वर्ग या सार्वभौमिक कथन और उसके संबंधित विशिष्ट कथन के बीच का संबंध होता है। नेक्स्ट आता है केवलान्वयी अनुमान, ठीक है। ये साध्य और हेतु के बीच केवल सकारात्मक सह अस्तित्व संबंध होता है और उसका कोई भी नकारात्मक उदाहरण उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं आईसीटी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें कैशे मेमोरी की बात करते हैं। रैम यानी कि आरएएम और सीपीयू के बीच स्थित एक अत्यंत तीव्र गति वाली अस्थायी मेमोरी जो कंप्यूटर द्वारा बार बार उपयोग होने वाले डाटा को सहेजती है, उसको कैशे मेमोरी जो है वो कहते हैं। तो ये आपने याद रखना है, रैम और सीपीयू के बीच में स्थित होती है। नेक्स्ट आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी क्या होता है। तो एसएसडी की फुल फॉर्म भी हमें यहाँ से पता चल गई, ये भी पूछी जा सकती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। यह पारंपरिक हार्ड डिस्क एचडीडी की तुलना में बहुत तेज और बिना किसी घूमने वाले हिस्से वाली आधुनिक डेटा स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट आता है रैनसमवेयर क्या होता है। रैनसमवेयर जो है एक प्रकार का भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर यानी कि मैलवेयर है जो कंप्यूटर के सभी फाइलों को एनक्रिप्ट करके लॉक कर देता है और उन्हें खोलने के लिए फिरौती की मांग करता है, ठीक है। यानी कि एक तरह से वायरस ही आप इसको मान लो। ये जो है रैनसमवेयर ये एक तरह से मैलवेयर है यानी कि एक वायरस की तरह है जो मतलब कि फिरौती की मांग करता है पूरी तरह से सारे पासवर्ड वगैरह को हैक करके, ठीक है। नेक्स्ट आता है IPv4। IPv4 जो है और IPv जो 6 है ये क्या है। IPv4 एक 32 बिट का संख्यात्मक पता है जिसकी IPv6 अधिक उपकरणों को जोड़ने के लिए बनाया गया 128 बिट का आधुनिक पता प्रारूप है। नेक्स्ट आता है इंटरपरेट। इंटर जो पैरेट है वो क्या होता है। इंटरप्रेट जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड के एक एक पंक्ति को क्रमिक रूप से मशीन कोड में बदलता है और त्रुटि मिलने पर तुरंत रुक जाता है। नेक्स्ट आता है कंपाइलर। कंपाइलर जो है ये सॉफ्टवेयर पूरे प्रोग्रामिंग कोड को एक ही बार में पूरी तरह से मशीनी भाषा में अनुवादित कर देता है। नेक्स्ट आता है सॉस। जो सास है वो एक सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस, ठीक है। इसका जो मीनिंग है सॉफ्टवेयर इज अ सर्विस, इसका संक्षिप्त रूप जिसमें इंटरनेट के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सीधे क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर की सदस्यता दी जाती है, ठीक है। वो होता है आईसीटी। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट लोक विकास और पर्यावरण, पीपल एंड इन्वायरमेंट। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 जो है ये कब हुआ था। ये जो 1992 वाला शिखर सम्मेलन है ये रियो पृथ्वी
शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित ऐतिहासिक पर्यावरण सम्मेलन, जिसमें सतत विकास के लिए एजेंडा 21 को अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी कि NAPCC। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में शुरू की गई योजना, व्यापक योजना, जिसके तहत राष्ट्रीय सौर मिशन सहित कुल 8 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। नेक्स्ट आता है कणिकीय पदार्थ यानी कि PM 2.5 और PM 10। हवा में तैरने वाले अत्यधिक सूक्ष्म ठोस और तरल कण जो सांस के माध्यम से फेफड़ों के अंदर रक्त प्रवाह में पहुंचकर गंभीर श्वसन रोग पैदा कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैविक ऑक्सीजन मांग, BOD, जो है जल में मौजूद कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जो जल प्रदूषकों के स्तर को मापती है। रेडॉन गैस जो है घरों के भीतर प्राकृतिक रूप से चट्टानों और मिट्टी से निकलने वाली एक अदृश्य गंधहीन रेडियोधर्मी गैस जो फेफड़ों के कैंसर का दूसरा बड़ा कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आती है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, वायुमंडल का सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जैसी गैसों के पानी के साथ मिलकर बरसने की घटना को ऐतिहासिक इमारतों और फसलों के नुकसान को पहुंचाती है ये अम्लीय वर्षा। अपशिष्ट जल का द्वितीयक उपचार, ठीक है, सेकेंडरी वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, सीवेज के पानी को साफ करने का वह जैविक प्रक्रिया जिसमें बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बनिक कचरे को नष्ट किया जाता है, उसको कहते हैं अपशिष्ट जल और द्वितीयक उपचार। नेक्स्ट हमारी लास्ट तो नहीं है, ये लास्ट ही यूनिट है वैसे तो, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन उस यूनिट से आए हैं। NIRF, ठीक है, NIRF जो है ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढांचा है, ठीक है, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत के सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर वैश्विक रैंकिंग जारी करता है। तो ये आपने जरूर याद रखना है कि जो NIRF है ये रैंकिंग देता है, ठीक है, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, उनको उनके प्रदर्शन और गुणवत्ता के आधार पर, उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनके जो प्रदर्शन करते हैं उनके आधार पर एक पूरी वार्षिक यानी कि टोटली एनुअल रैंकिंग जो है वो प्रदान करता है NIRF। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसकी फुल फॉर्म है। तो इसका ये मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाई गई एक डिजिटल तिजोरी है, ठीक है, जिसको डिजिटल रिपोजिटरी भी कहते हैं, जहां छात्रों द्वारा विभिन्न कॉलेजों में अर्जित किए गए शैक्षणिक क्रेडिट सुरक्षित जमा रहते हैं, इसको कहते हैं ABC। ठीक है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ठीक है, तो आज की क्लास के ये रहे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी रहिएगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को। बाकी कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। लाइक तो आपने क्लास को करना ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमने आज की क्लास में पढ़े हैं, इन्हीं से रिलेटेड हम MCQs या PYQs इन्हीं को पढ़ेंगे, ठीक है, MCQs फॉर्म में। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज़ उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही अगली वीडियो आपके पास चैनल पर अपलोड होती है, आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ उसको भी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।